हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा। लेक्चर नंबर 5 रहेगा, क्लास नंबर 5 रहेगी आज हमारी। इसमें हम हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, फॉर एग्जांपल हरियाणा सीईटी मेंस, ग्रुप डी, एचटेट या कोई भी एग्ज़ाम जहां पर हरियाणा जीके पूछी जाती है, तो यह लेक्चर आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले इसी सीरीज में 4 लेक्चर एक अच्छे खासे लेवल पर अपलोड कर दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पांस, बहुत ज़्यादा प्यार आप सबका देखने को मिला, तभी यह सीरीज आगे कंटिन्यू की गई है। आज अब इस लेक्चर में देखेंगे हरियाणा विधानसभा के बारे में मैंने बिल्कुल काफ़ी अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब करूँगा कि हरियाणा विधानसभा एक्चुअल में है क्या, संविधान में इसका कहाँ पर किस अनुच्छेद में जिक्र है। कुछ यहाँ पर आपको उनकी तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी, और इसके साथ साथ कि हरियाणा विधानसभा की जो सीटें हैं उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, स्टार्टिंग में कितनी सीटें थी, कब कब कितनी सीटें बढ़ी हैं। काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है कि आरक्षित यानी कि रिजर्वेशन वाली कितनी सीटें हैं और जनरल कैटेगरी की यानी कि सामान्य सीटें कितनी हैं, कौन कौन यहाँ से किस कैटेगरी पर कौन चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि अभी हरियाणा के अंदर जो 17 आरक्षित यानी कि रिजर्व सीटें हैं, वह 5 ज़िले कौन से हैं, ये इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र और झज्जर के बारे में काफ़ी जो 2 ज़िले हैं इनके बारे में काफ़ी सारे फैक्ट हैं, वह भी मैं आपको बताने का कार्य करूंगा। जो 17 सीटें हैं आरक्षित हमारी हरियाणा विधानसभा की, वह कौन से, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्ट हैं जैसे कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी, सबसे छोटी, एरिया पर उत्तरी सीट कौन सी है, दक्षिणी सीट कौन सी है, किस ज़िले में सबसे ज़्यादा सीटें हैं विधानसभा की, किस ज़िले में सबसे कम है। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ संविधान संशोधन हुए हैं जो हम मंत्रिमंडल है उसके लिए, पहली बैठक कब हुई, कब इस पर एक्शन लिया गया। और इसके साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट जो विधानसभा के स्पीकर हैं यानी कि अध्यक्ष हैं, और कुछ डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष हैं, तो इनके ऊपर भी हम अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर्स में आपके पूछे गए हैं। सो गाइज, काफ़ी अच्छे तरीके से इस PDF को, इस लेक्चर को डिज़ाइन किया गया है, जो कि आप सबके साथ अब डिस्कस करने वाला हूँ। PDF वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल जाएंगे, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ। यह रही हरियाणा विधानसभा की तस्वीर। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, हरियाणा विधानसभा का है। ठीक है। अब जानते हैं कि यह हरियाणा विधानसभा जिसके ऊपर तब से लगे हुए हैं, यह है क्या। अब ध्यान दीजिएगा, पहले एक बार जो डेफिनेशन है उसको मैं बता दूं, फिर आपको बिल्कुल देसी भाषा में भी बताने का कार्य करूंगा। देखिए, विधानसभा भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विधायी निकाय है, कानूनी निकाय है, जहां जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि विधायक राज्य के लिए कानून बनाने, वित्तीय मामलों पर निर्णय लेने और सरकार के कार्यों की जांच करने के लिए इकट्ठे होते हैं। विधानसभाएं राज्य के विधानमंडल के निचले या एकमात्र सदन के रूप में कार्य करती हैं। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यह रही आपकी विधानसभा। एक तस्वीर यहाँ पर भी है और दूसरी तस्वीर आपकी यहाँ पर भी है। ठीक है। जो आपकी विधानसभा है, यह एक्चुअल में है क्या। देखिए, जो भी आपका विधानसभा एरिया होगा, जो विधानसभा क्षेत्र होगा, उसमें जब भी विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं, उसमें कैंडिडेट काफ़ी सारे अपना नाम दर्ज करते होंगे और उनमें से एक ही कैंडिडेट जीतता होगा, तो वह हमारे द्वारा चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप। उसी को बोलते हैं वोटिंग, जिसमें हम आम जनता वोटिंग करती है। तो मैं और आप मिलकर हमारे विधायक को यानी कि MLA को हम आगे भेजते हैं। कहाँ पर भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं। चंडीगढ़ हमारे विधानसभा की लोकेशन है, वहाँ पर भेजते हैं। अब ये है क्या, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो आम जनता के मुद्दे होते हैं, ठीक है, चाहे वह वित्तीय, चाहे वह कानून बनाने के लिए, चाहे वह किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए, किसी भी टॉपिक पर कोई भी निर्णय लेना है, तो वहाँ पर जो हमारे द्वारा चुने गए विधायक हैं, वहाँ जाकर वो उस आवाज़ को उठाते हैं। यदि वह सही होते हैं और उनके पक्ष में वोटिंग ज़्यादा आती है, तो उस पर कानून बन जाता है। कानून बनाने के लिए आगे उसको
को भेज देते हैं। क्या अब आप थोड़ा सा रिलेट कर पाए, क्या समझ पाए इस चीज़ को? आगे आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी। आप देखिए जो हमारा संविधान है इसमें जो अनुच्छेद 170 है, अनुच्छेद 170 क्या बताता है कि राज्यों में विधानसभा होगी और इसके अंदर यह बात भी बोली गई है कि जो विधानसभा के सदस्य होंगे उनका कार्यकाल, सदस्यों के लिए अनिवार्य योग्यताएं क्या क्या होगी, कुल कितनी सीटें हो सकती हैं विधानसभा में और न्यूनतम और अधिकतम कितनी सीटें होंगी। तो इन सब बातों का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 170 में। ओके, जो कि यहाँ आपका पूछा भी जा सकता है। यहाँ पर आपने देखा होगा अधिकतम और न्यूनतम, किसी भी विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 500 सीटें हो सकती हैं, या आप यह भी कह सकते हैं कि किसी भी राज्य से मैक्सिमम 500 विधायक चुने जा सकते हैं और मिनिमम यानी कि कम से कम 60 विधायक आपके चुने जा सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, भारत में एक दो राज्य ऐसे भी हैं जहां पर 60 से कम विधायक आपके बनते हैं, लेकिन संविधान के अंदर यही बात लिखी गई है कि 60 कम से कम और 500 ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट किस राज्य में है? अभी उत्तर प्रदेश में है, 400 प्लस है ना, 400 प्लस अभी उत्तर प्रदेश में है। जैसे कि अभी परिसमन होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी भी सीटें बढ़ेंगी और यह 500 से ऊपर ही चली जाएंगी। तो फिर जब संविधान में बोला गया है या तो इसके लिए कुछ संशोधन किया जाएगा या फिर इस राज्य में से, उत्तर प्रदेश में से 1 या 2 अलग राज्य बनाए जाएंगे। ठीक है, क्या अब आपको बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हरियाणा विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा एक अलग राज्य बनता है पंजाब से अलग होकर, तो उसी टाइम पर हरियाणा विधानसभा का भी गठन हो जाता है। 1 नवंबर 1966 को राज्य में विधानसभा के चुनाव भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। हरियाणा विधानसभा का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? जो आप यह डिज़ाइन देख रहे हैं उसी व्यक्ति ने किया था जिस व्यक्ति ने चंडीगढ़ का डिज़ाइन तैयार किया था। तो कौन थे वो व्यक्ति? वह थे आपके फ्रांस के प्रसिद्ध वास्तुकार ले कार्बुजियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। तो ले कार्बुजियर फ्रांस के एक वास्तुकार थे, उन्होंने ही चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइन तैयार किया और उन्होंने ही चंडीगढ़ के अंदर जो हमारी हरियाणा की विधानसभा है उसका भी डिज़ाइन तैयार किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा विधानसभा है जो उसमें मैक्सिमम अभी 90 सीटें हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं 2025 के सितंबर की, क्योंकि अब आगे सीटों की संख्या जाहिर सी बात है कि ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अभी 120 जो हमारा पुराना डाटा है उसी के बेस पर मैं बात कर रहा हूं। विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको हम एमएलए बोलते हैं और यह प्रत्यक्ष विधि प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। इसके साथ साथ हमें कुछ बातों का और पता होना चाहिए, जैसे कि एक तो था यहाँ पर कि मैक्सिमम हरियाणा में अभी क्या है, हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। तो अभी हरियाणा में एमएलए या विधायक कितने बन सकते हैं? अभी 90 बन सकते हैं। आप जहाँ पर रहते हैं हरियाणा में, तो जहाँ पर आप हो तो वहाँ आप किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते होंगे और वहाँ से हर 5 वर्षीय प्लान में कोई ना कोई विधायक बनता आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं और फिर उसी के बिहाफ पर हम प्रत्यक्ष प्रणाली यानी कि आप और मैं मिलकर जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन हम बूथ केंद्र पर जाते हैं, अपनी वोटिंग करते हैं और जो आपका जो प्रिय विधायक होता है आप उसको जितवाने का कार्य करते हो। जो आपका प्रिय उम्मीदवार होता है उसको आप विधायक में बदल देते हो, यानी कि आप जितवा देते हो। तो इस प्रकार से यह पूरा प्रोसेस चलता है। इसमें वोटिंग कौन कर सकता है? इसमें वोटिंग 18 साल जिसकी उम्र हो गई है वह 18 साल से ज़्यादा। ठीक है, जिस दिन भी 18 का हो गया तो वह उसी दिन वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, पहले वोटिंग के लिए उम्र कितनी थी? क्या कोई बता सकता है कमेंट करके? एक जनरली क्वेश्चन है तो कोई कमेंट करके बताइएगा ज़रूर अगर आप वीडियो पर पहुँचे हैं तो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो विधानसभा है उसके सदस्यों को बोलते हैं। जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि 90 सीटें हैं तो 90 एमएलए होंगे, तो इन्हीं को बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा का सदस्य। ठीक है, तो इसकी कुछ योग्यताएं होती हैं। वैसे तो हर कोई नहीं बन सकता, लेकिन इसकी कुछ योग्यताएं होती हैं। वह योग्यताएं क्या क्या होती हैं यह भी जो हमारा आर्टिकल 170 है उसमें निर्धारित की गई है और वह योग्यताएं क्या है वह भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो इसमें जो मुख्य योग्यता है वह क्या है? सबसे पहले जो भी उम्मीदवार अपना नामांकन दर्ज करते हैं तो वह 25 साल से ज़्यादा उसकी उम्र होनी चाहिए। मतलब कि मिनिमम वह कम से कम 25 साल की उम्र यदि पूरा कर चुका है तो वह शर्त नंबर 1 यानी योग्यता नंबर 1 को फुलफ़िल करता है। दूसरी योग्यता क्या है कि उसके ऊपर कोई भी गंभीर आरोप, ठीक है, हो सकता है, तो उसके लिए कोई भी गंभीर आरोप के लिए उसे दोषी ना ठहराया गया हो, या फिर यदि दोषी ठहरा दिया गया है तो फिर उसे 2 साल से अधिक की सज़ा ना मिली हो। तो मतलब 2 साल तक की उसको सज़ा मिली हो तब भी वह चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का वह नागरिक होना ज़रूरी है। ठीक है, यदि उसे विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ वह दिवालिया ना हो। ठीक है, यानी कि बैंक करप्ट ना हो वह, और वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, यानी कि वह मानसिक रूप से पागल ना हो, अस्वस्थ ना हो। यदि वह 3-4 चीज़ों को फुलफ़िल करता है तो इसका मतलब वह अपना नामांकन दर्ज कर सकता है। तो बहुत सारे दोस्त कमेंट भी करते हैं, पूछते भी हैं कि साहब इसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन की भी ज़रूरत होती है? नहीं, इसके लिए आपकी कोई भी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर एमएलए के लिए कुछ अभी डिसाइड नहीं की गई है। ठीक है, यदि आपने कुछ भी नहीं किया या आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे हैं तब भी आप एमएलए बन सकते हैं। ओके, वही है कि 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। जैसे कि हाँ, आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी। यदि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हरियाणा के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना ज़रूरी है। यानी कि सीधी सी बात है कि यदि आप हरियाणा के अंदर हैं और आप हरियाणा के अंदर एक विधायक बनना चाहते हैं तो आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र के आपको वहाँ पर वोटिंग के लिए आपका पंजीकृत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके जैसे कि कोई भी बाहर से आकर चुनाव नहीं लड़ सकता डायरेक्टली, पहले उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, मानसिक स्थिति उसकी सही होनी चाहिए, दोषी ना ठहराया गया हो। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार ये योग्यताएं तय की जाती हैं। कौन सा अनुच्छेद बताया मैंने? 173। कुछ इसकी बातें 170 में है तो कुछ बातें इसकी 173 में है। ठीक है, 173 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है योग्यताएं वाला, और 170 की विधानसभा होगी। तो यह 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, यह है हमारे विधानसभा के अंदर की तस्वीर। ठीक है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं 10वें नंबर के मुख्यमंत्री, कौन? मनोहर लाल खट्टर, 2014 से 2024 तक। ठीक है, 2014 से 2014-15 से आई थिंक, हाँ, तो लगभग 9-9.5 साल का इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर की यह एक तस्वीर है, और यहीं पर आपके जितने भी एमएलए होते हैं यानी कि सदस्य होते हैं विधानसभा के, तो वह यहीं पर बैठते हैं जाकर, और यहीं पर बैठता है आपका विपक्ष। अब यह विपक्ष क्या होता है और सत्ता पक्ष क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष 2 चीज़ें हैं, एक तो है आपका सत्ता पक्ष और एक है आपका विपक्ष। अब यह है क्या? देखिए, अभी हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा की सीटें हैं, यानी कि आपके 90 एमएलए बन सकते हैं या विधायक बन सकते हैं। अब 90 में से 50% +1 हमारा भारत का जो संविधान है उसके अंदर यह बातें लिखी गई हैं कि सत्ता पक्ष कौन होगा, यानी कि सत्ता यानी कि जिसकी सरकार होगी वह कौन होगा। तो 50% यानी 90 का 50% कितना हो गया? 45 + 1 46। जो भी पार्टी 40 सीटें ले आएगी, डायरेक्ट खुद लेके आए या फिर वह गठबंधन से लेके आए, तो उसी की सरकार बन जाएगी, तो वह कहलाएगी सत्ता पक्ष। और जो सरकार के अपोजिट बड़ी पार्टी बैठेगी तो वह होगी विपक्ष। अब एग्जाम्पल के लिए अभी हरियाणा में जो बीजेपी पार्टी है उसकी लगभग 50+ सीटें हैं, क्योंकि उसकी 47 सीटें तो खुद की ही थी, और उसमें 3 निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो वह भी समर्थन कर चुके हैं। तो 50 से 50 के आसपास उसकी क्या है, विधानसभा में अभी भागीदारी है। तो अब देखिए, तो वह तो हो गया सत्ता पक्ष, यानी कि उन्हीं की सरकार है। विपक्ष कौन हो गया? जो सबसे बड़ी पार्टी है। तो विपक्ष अभी कौन हो गया? तो अभी विपक्ष हो गई कांग्रेस पार्टी। ठीक है, और अब की बार अभी तक तो इनका कोई चेहरा नहीं दिया गया विपक्ष का कौन नेता है, लेकिन पिछली बार कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष। अब यह क्या करते हैं? सत्ता पक्ष जाहिर सी बात है
कि अपनी ही पार्टी का गुणगान थोड़ा ज़्यादा करेंगे, काम भी करवाएंगे नो डाउट, लेकिन गुणगान भी ज़्यादा करेंगे। तो विपक्ष क्या होता है, सीधी सी बात है कि खुद की पार्टी के बारे में थोड़ी बड़ाई ज़्यादा करेगा और दूसरी पार्टी को यानी जो सत्ता पक्ष है उसके अंदर खामियां निकालना उनका एक मुख्य कार्य होता है। यह एक सच्चाई है। और इसका दूसरा कार्य क्या होता है, उस इसी के अंदर उसके भी खामियां निकालना दूसरा कार्य भी यही होता है। लेकिन अब यह क्या करता है, जो समाज है उसके अंदर घटित जो घटनाएं हैं, जो घट रही घटनाएं होती हैं उनके ऊपर यह है, उनके द्वारा इस पार्टी के ऊपर तंज कसते हैं। लेकिन इसका मुख्य कार्य यही होता है कि आप इस सत्ता से निकल जाओ, फिर हम बैठ जाएंगे, हम सुधार कर देंगे, और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आई थिंक अब आप अच्छे तरीके से इन बातों को समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं हरियाणा विधानसभा की सीटों के बारे में। तो अब ध्यान दीजिएगा, अभी हाल फिलहाल हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीट है। ठीक है, कितनी सीटें हैं अभी, 90 सीटें सितंबर 2025 तक, लेकिन अभी परिसमन होने वाला है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। जब हरियाणा का गठन हुआ था सन 1966 में, उस समय पर हमारे पास 54 सीटें थी, यानी कि 54 विधानसभा की सीटें थी, और इन 54 सीटों में से 10 थी हमारे पास आरक्षित सीटें। टोटल थी 54, आरक्षित सीटें थी 10। लेकिन एग्जामिनर का माइंडसेट कुछ और ही होता है। वह क्वेश्चन डाल देगा कि गठन के समय विधानसभा की सामान्य कैटेगरी की कितनी सीटें थी। तो अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 54 कर देंगे। भाई 54 टोटल सीटें थी, इसमें 10 आरक्षित थी, तो इसका क्या मतलब हो गया कि 44 सीटें सामान्य जाति के लिए थी, सामान्य श्रेणी के लिए थी। अगले ही साल यानी 1967 में ये 54 से बढ़ाकर कर दी गई 81, और इन 81 में 15 सीटें थी आपकी रिजर्वेशन वाली। तो सामान्य की कितनी हो गई, 66। यह डेटा भी आप याद रखते चलो। इसके ठीक 10 साल के बाद सन 1977 में क्या हुआ, यह सीटें बढ़ाकर आपकी कर दी गई 90, और जिसमें से आपकी आरक्षित हो गई 17 सीटें। ठीक है, 1977 ठीक आज लगभग आपके 48 साल हो चुके हैं 2025 में, तो आज भी यह डेटा उतने का ही उतना है। ठीक है, अब आप यह कहोगे साहब 1977 में जो सीटें निर्धारित की गई थी वह किस बेस पे की गई थी। तो ध्यान दीजिए, 1977 से पहले 1971 में जनगणना हुई थी, भारत की भी और हरियाणा की भी। हरियाणा की यह पहली जनगणना थी। ठीक है, हरियाणा की यह पहली जनगणना थी। हरियाणा में कुल 5 बार जनगणनाएं हो चुकी हैं, 71, 81, 91, 1 और 11। 2021 में जनगणना होनी जरूर थी, लेकिन वह हुई नहीं ड्यू टू कोविड, लॉकडाउन के कारण। तो 5 बार जनगणना हो चुकी है। तो 1971 वाली जो जनगणना थी उसी के आधार पर यह सीटें फिक्स की गई हैं। उसके बाद अब तक यह सीटें वैसी की वैसी चलती आ रही है। यह तो बात हुई विधानसभा की। यदि हम पूरे भारत के लेवल की बात करें, लोकसभा के लेवल की बात करें, तो उनमें भी ठीक इसी प्रकार से सीटें 77 में फिक्स की गई, लेकिन 1971 की जनगणना के आधार पर ही यह फिक्स की गई थी लोकसभा की सीटें भी। तो 1977 में 90 सीटें कर दी गई थी, जिसमें से आपकी 17 सीटें आरक्षित थी, जो आज भी सेम ऐसे की ऐसी हैं। अब हम बात करते हैं इसमें 17 आपकी कितनी हो गई, आरक्षित सीटें हो गई, और जो 73 जो रेस्ट 73 सीटें हैं वह हो गई आपकी सामान्य सीटें। अब बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट हो जाता है कि सर ये आप आरक्षित और सामान्य सीटों के बारे में बात कर तो रहे हैं, लेकिन यहाँ से कौन कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो आपकी आरक्षित सीटें हैं वहाँ पर कुछ विशेष जाति विशेष वर्ग के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। यह कौन से होते हैं, जो स्पेशली शेड्यूल कास्ट से संबंध जिनका होता है, क्योंकि रिजर्वेशन के लिए स्पेशली उन्हीं जाति विशेष वर्ग के लिए यह सीटें आरक्षित हैं, रिजर्वेटिव है। और जो सामान्य सीटें हैं कितनी, 73 सीटें, यहाँ से साहब कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह व्यक्ति सामान्य वर्ग से आता हो या फिर वह व्यक्ति किसी भी वर्ग से आता हो। ठीक है, काफ़ी सारे कैंडिडेट यह सोचते हैं कि यहाँ से सिर्फ सामान्य वर्ग का यानी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ से आपका जिसको रिजर्वेशन मिला हुआ है वह व्यक्ति भी इन 73 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन सामान्य वर्ग का कोई भी व्यक्ति या सामान्य श्रेणी का कोई भी व्यक्ति जो आपकी आरक्षित सीटें हैं उनसे चुनाव नहीं लड़ सकता। 2 बातें हैं, इनको अच्छे तरीके से
याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि राज्य में 17 आरक्षित सीटें हैं, ठीक है। तो 17 आरक्षित सीटें हैं और यह 17 जिलों में है, यानी कि एक एक करके एक सीटें हैं प्रत्येक जिले में। लेकिन जो बाकी के 5 जिले बच गए उनमें एक भी आरक्षित सीट नहीं है। तो वह 5 जिले कौन कौन से हैं जिनमें एक भी आरक्षित सीट नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप 4 बार स्टार कर लीजिए। वैसे तो डबल स्टार बोलता हूँ मैं, लेकिन यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब की बार भी सीटी में पूछा गया था यहाँ से एक क्वेश्चन, और अगले सीटी में भी और मेंस में भी यहाँ से 101% पूछा ही जाएगा। इसके मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। तो यह रहे वह 5 जिले जिनके अंदर एक भी आरक्षित सीट नहीं है। कौन कौन से? चरखी दादरी, पंचकुला, फरीदाबाद, मेवात और महेंद्रगढ़। अब इनको याद कैसे रखें? देखिए 5 जिले हैं, 5 जिले हैं, है ना। देखिए 5 जिले, एक तो जो जनसंख्या में सबसे, जो एरिया में जो सबसे छोटा है, मैंने छोटे की बात की है, जो एरिया में सबसे छोटा है यानी क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा है फरीदाबाद। एक जो जनसंख्या में सबसे छोटा है वह हो गया आपका पंचकुला। एक जो सबसे नया जिला बना है वह हो गया आपका चरखी दादरी। 3 जिले आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, सबसे नया जिला, सबसे छोटा जनसंख्या में, सबसे छोटा एरिया में। ओके साहब, 2 हो गए आपके एम मतलब मेवात और महेंद्रगढ़, 2 एम, ठीक है, 2 एम। ये हो गया एफ फरीदाबाद, पी पंचकुला, सी चरखी दादरी। CPF या CFP कर सकते हो, और M स्क्वेयर, ठीक है, मेवात और महेंद्रगढ़। तो यह 5 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर एक भी आरक्षित सीट नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला है उसको छोड़कर बाकी सभी जिलों के नाम पर अपनी अपनी एक एक विधानसभा की सीट है, लेकिन कुरुक्षेत्र के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। तो जो कुरुक्षेत्र है वह थानेसर विधानसभा के अंतर्गत आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से आप राइट डाउन कर लीजिएगा। जो आपका झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, झज्जर एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम पर विधानसभा की आरक्षित सीट है। कौन सी सीट है? आरक्षित। वैसे बाकी अभी हरियाणा में कितने ज़िले हैं? 22। तो 22 में से झज्जर को यदि हम छोड़ दें तो बाकी कितने ज़िले बच गए? 21। तो इन 21 ज़िलों के नाम पर जो विधानसभा की सीट है वह जनरल कैटेगरी की है, लेकिन झज्जर एकमात्र हरियाणा का ऐसा ज़िला है प्यारे दोस्तों जिसके नाम पर विधानसभा की एक आरक्षित सीट है। इस वजह से यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि बहुत बार पूछा भी गया है। आपको झज्जर भी मिलेगा और आपको यहाँ पर कुरुक्षेत्र भी मिलेगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र और झज्जर ऐसे 2 ही ज़िले हैं जो जिनके नाम पर है या फिर नहीं है। तो इस वजह से काफ़ी सारे कैंडिडेट कुरुक्षेत्र को भी जोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कुरुक्षेत्र वो ज़िला है जिसके नाम पर कोई भी आरक्षित सीट, कोई भी विधानसभा की सीट नहीं है, ठीक है। तो बाकी के जो 20 ज़िले हैं उनके नाम पर सामान्य कैटेगरी की सीटें हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र के नाम पर तो है ही नहीं, 21वां ये, और 22वें के नाम पर क्या है? आपकी विधानसभा की आरक्षित सीट है। हमने 5 ऐसे ज़िले देखे जिनके अंदर एक भी आरक्षित सीट नहीं है, और हमने 2 ज़िले ऐसे देखे जिनके नाम पर या तो आरक्षित सीट है या फिर जिसके नाम पर कोई भी सीट है ही नहीं। अब हम हरियाणा विधानसभा के ऐसे 17 ज़िले देखेंगे जिनके अंदर एक एक आरक्षित सीटें हैं, और उस सीट का भी हमें नाम अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपके सामने 4 ऑप्शन डाल देगा और इनमें से बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा की आरक्षित सीट है और कौन सी नहीं। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो विधानसभा की 17 सीटें हैं, मैं ऊपर से शुरू करूंगा पंचकुला से, क्योंकि पंचकुला के अंदर तो कोई है ही नहीं, तो इसको तो क्या ही याद करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 5 ऐसे ज़िले हैं जिसमें एक भी आरक्षित सीट नहीं है। उसमें पंचकुला भी एक ज़िला है जो कि जनसंख्या में सबसे छोटा है, तो पंचकुला के अंदर एक भी आरक्षित सीट नहीं है। तो उसके बाद आता है अम्बाला, और अम्बाला का है मुलाना, ठीक है। मुलाना एक यूनिवर्सिटी भी है मुलाना में। तो बहुत सारे कैंडिडेट गए भी होंगे कभी ना कभी आर्मी के लिए रेस करने के लिए, तो यहीं पर आपके मुलाना में भी रेस के लिए सेंटर आता है। तो अम्बाला में कौन सी हो गई आपकी? मुलाना, ठीक है। वैसे अम्बाला में एक अम्बाला, एक नारायणगढ़, एक मुलाना और एक और है, 4 विधानसभा की सीटें हैं, तो उसमें से मुलाना आपकी क्या हो गई? आरक्षित सीट। इसके बाद हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार जो
सीएम है वह कुरुक्षेत्र जिला से है, तो एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पर वहाँ से आने की संभावनाएं हो ही जाती है। तो जो कुरुक्षेत्र का शाहाबाद है यह रहेगी प्यारे दोस्तों आपकी आरक्षित सीट। वैसे कुरुक्षेत्र के अंदर विधानसभा की 4 सीटें हैं। एक तो होगी आपकी थानेसर, एक हो गई आपकी पेहवा, एक हो गई आपकी लाडवा और एक हो गई आपकी शाहाबाद। जो आपकी लाडवा विधानसभा सीट है यही है अब की बार सीएम सिटी, क्योंकि इसी विधानसभा से लड़ा था चुनाव किसने, नायब सिंह सैनी ने, और इसी विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने जीत दर्ज की है। ठीक है, तो लाडवा को सीएम सिटी बोला जा सकता है और कुरुक्षेत्र को सीएम डिस्ट्रिक्ट या सीएम जिला भी बोला जा सकता है। ठीक है, लाडवा। इसके बाद पेहवा, पेहवा भी एक विधानसभा की सीट है, और थानेसर, थानेसर के अंतर्गत ही आता है, या थानेसर के अंदर ही जो कुरुक्षेत्र है वह आता है विधानसभा के लिए। ठीक है, तो 4 सीटें हैं जिसमें से शाहाबाद यहाँ की आरक्षित सीट है। इसके बाद है सधौरा या फिर सढौरा, यमुनानगर में है। यमुनानगर में भी 4 विधानसभा की सीट है जिसमें से सधौरा एक है। सधौरा एक इसके खुद के नाम पर है यमुनानगर, एक है आपकी जगाधरी। ठीक है, और एक और है, क्या है, लेकिन हमें मैटर करता है सढौरा या फिर सधौरा, क्योंकि यह एक आरक्षित सीट है। इसके बाद कैथल, कैथल के अंदर भी आपकी 4 विधानसभा की सीट है। कैथल, पुंडरी, कलायत और गुलाचिका। जो गुलाचिका है वह है आपकी एक आरक्षित सीट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पंजाब की तरफ है, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी गुलाचिका। गुलाचिका भी मिल सकता है, खाली गुला भी आपको मिल सकता है। इसके बाद करनाल की बात करते हैं तो करनाल की नीलोखेड़ी, और नीलोखेड़ी के अंदर ही आपका फर्स्ट जो पॉलिटेक्निक है वह बनी थी, काफ़ी फेमस भी है नीलोखेड़ी पॉलिटेक्निक। तो इंद्री भी है और करनाल भी है, लेकिन जो आपकी घरोंडा भी है, लेकिन जो आपकी नीलोखेड़ी है वह क्या है, आपकी एक रिजर्वेशन वाली सीट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जींद, जींद का जो नरवाना है, नरवाना के अंदर 5 आपकी विधानसभा सीट है, जिसमें से आपकी जो नरवाना है वह जो आपकी विधानसभा सीट है प्यारे दोस्तों, यह आपकी क्या है, एक आरक्षित विधानसभा की सीट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह सीट भी, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से याद रखने का कार्य कीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं सरसा यानी कि सिरसा। सिरसा, सिरसा की है आपकी कलांवली। ठीक है, अभी सिरसा की कलांवली सीट है क्या है, अभी आरक्षित सीट है। हिसार, हिसार की उकलाना सीट है क्या है, अभी आपकी आरक्षित सीट है। उकलाना हिसार की, और सिरसा की कौन सी होगी आपकी, कलांवली। तो दोनों की दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम पानीपत पर आ जाते हैं। पानीपत की इसराना सीट क्या रहेगी आपकी, इसराना आपकी आरक्षित सीट रहेगी। चलिए पानीपत से आगे चलते हैं सोनीपत। सोनीपत में आपकी खरखोदा सीट, खरखोदा सीट आपकी क्या रहेगी, आरक्षित सीट रहेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रोहतक, रोहतक में आपकी कलानौर, कलानौर आपकी आरक्षित सीट रहेगी। देखिए झज्जर, झज्जर खुद ही एक आरक्षित सीट है, इस वजह से यह क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। भवानी, भिवानी, भवानी केड़ा, तो एक जैसे राइमिंग है दोनों की, और भिवानी से ही अब की बार जो श्रुति चौधरी है, भिवानी जिले के जो तोसाम सीट है HR 48, वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा। रतिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रतिया फतेहाबाद, इसका एक क्वेश्चन और आएगा आगे, लेकिन वह मैं आपको आगे बताऊंगा। यह भी आपकी एक आरक्षित सीट है। बावल, बावल क्या है, बावल एक आरक्षित सीट है जो कि आपका रेवाड़ी के अंदर है। पटौदी आपका गुरुग्राम के अंदर है, यह भी एक आरक्षित सीट है। और होडल जो कि आपका पलवल के अंदर है, यह भी आपकी एक आरक्षित सीट है। तो कुल मिलाकर हमने देख लिया कि 17 सीटें जो आरक्षित हैं उनके हमने नाम देख लिए, और जिन 5 जिलों में एक भी आरक्षित सीट नहीं है उनके भी हमने नाम देख लिए। चलिए अब हम चलते हैं, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यही मैं फैक्ट बोलने वाला था कि आपका आगे क्वेश्चन आएगा। तो देखिए जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी सीट कौन सी है। मैं यदि जनसंख्या के बारे में बात करूं तो आपकी बादशाहपुर रहेगी जो कि आपकी गुरुग्राम में है। अब देखिए आप जो ट्रिक कैसे याद रखेंगे, आप देखिए जो जनसंख्या है, जैसे कि हम और आप, हम जनसंख्या तो ही है ना, तो हमें गाइड करने के लिए एक बादशाह की ज़रूरत होती है। जनसंख्या के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, यानी जनसंख्या इंसानों से मिलकर काउंट होगी, तो इंसानों को काउंट करने के लिए जो व्यक्ति गाइड करेगा वही होगा रियल बादशाह। जैसे अभी पूरे भारत को रिप्रेजेंट कौन करते हैं, PM नरेंद्र मोदी, तो अभी तो वह बादशाह ही हुए है ना पूरे भारत के। तो हरियाणा के अंदर बादशाह कौन होगा भाई, वही जो
जनसंख्या पर जनसंख्या को गाइड करेगा, यानी कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी सीट रहेगी बादशाहपुर, जो कि आपकी गुरुग्राम में है। लेकिन सबसे छोटी सीट कौन सी होगी जनसंख्या के बेस पर, जनसंख्या के आधार पर, तो वह होगी आपकी नारनौल, जो कि आपकी महेंद्रगढ़ में है। नारनौल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। नारनौल आपकी जो विधानसभा की सीट है वह सबसे छोटी है, किस बेस पर, जनसंख्या के बेस पर। जो एरिया है यानी क्षेत्र है, क्षेत्र के आधार पर, मैंने पहले जनसंख्या के बेस पर बात कर ली, अब मैं एरिया के बेस पर बात कर रहा हूँ। एरिया में सबसे बड़ी सीट कौन सी रहेगी, लोहारू रहेगी, वह रहेगी आपकी भिवानी में। लोहारू कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, आपका भिवानी में है। ऑलमोस्ट यह राजस्थान को ही टच करता है लोहारू, तो यहाँ पर रहेगी आपकी भिवानी ज़िले के अंदर यह रहेगी। और भिवानी में आपकी क्या रहेगी, सबसे बड़ी सीट रहेगी एरिया में। ठीक है, अब आप याद कैसे रखेंगे, देखिए एरिया यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, और राजस्थान को लगता है भिवानी और उसकी सीट लोहारू। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी सीट कौन सी रहेगी एरिया में, देखिए एरिया में सबसे छोटा जिला कौन सा है हमारा, फरीदाबाद, तो फरीदाबाद की ही कोई ना कोई सीट होगी, तो वह रहेगी प्यारे दोस्तों आपका बल्लभगढ़। ओके साहब, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हरियाणा है उसके सबसे उत्तरी सीट यानी सबसे उत्तर में कौन सी सीट है, तो उत्तर में है हमारा पंचकुला जिला। तो पंचकुला की ही कोई सीट होगी, क्योंकि पंचकुला के अंदर दो ही सीट है, पंचकुला और कालका, तो उस तरफ लग जाता है हमारा कालका। ठीक है, तो कालका वह सीट है, उत्तरी सीट या हरियाणा के उत्तर की तरफ सीट भी इसको लिखा, हरियाणा की पहली सीट भी इसको हम बोल सकते हैं। ऊपर से देखें तो दक्षिणी सीट रहेगी प्यारे दोस्तों आपके नूहू के अंदर फिरोजपुर झिरका, दोनों सीटें आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कालका भी और फिरोजपुर झिरका भी। सबसे अधिक विधानसभा सीट किस जिले में है, तो आपका रहेगा हिसार। ठीक है, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट आपकी कहाँ पर है, हिसार। सबसे कम पूछ लूँ तो दो जिले हैं, पंचकुला और चरखी दादरी, और यह दो जिले ऐसे भी हैं जिनके अंदर एक भी आरक्षित सीट नहीं है, लेकिन हिसार के अंदर तो है उकलाना। ठीक है, हिसार के अंदर कितनी सीटें हैं, 7। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, अगर नहीं आया तो आना चाहिए, कि साहब सबसे बड़ा एरिया में जो ज़िला है वह है सिरसा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वह है हिसार में, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, जब हरियाणा का गठन हुआ 1966 में, उस टाइम पर सबसे बड़ा एरिया में सबसे बड़ा ज़िला था आपका हिसार। ओके साहब, और जब पहली जनगणना होती है हरियाणा की, कब, 1971 में, उस टाइम पर भी हिसार सबसे बड़ा एरिया था। ओके साहब, आगे चलकर अगले साल भिवानी और सोनीपत दो जिले बने। भिवानी को निकाला गया आपका हिसार से 1972 में, लेकिन ध्यान दीजिएगा 1977 में जो हमारी सीटें फिक्स की गई या करी गई वह 1971 की जनगणना के बेस पर ही की गई थी। 1971 में आगे चलकर भिवानी निकल गया था, लेकिन 1971 में पहले ही जनगणना हो चुकी थी, तो उसी के डेटा के आधार पर 1977 में हमारी सीटें फिक्स कर दी गई। और 1971 का जो डेटा है उसमें क्या है, हिसार सबसे बड़ा है, तो इसी वजह से हिसार में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट हैं। क्या अब आप अच्छे तरीके से समझ पाए? ठीक है, लेकिन जो अभी नया डेटा आएगा वह उस डेटा में उसी ज़िले में सबसे ज़्यादा सीटें होंगी जो कि हमारा एरिया में सबसे बड़ा होगा, क्योंकि एरिया में, हाँ एरिया में या जनसंख्या में। ठीक है, चलो देखते हैं। चलिए अब हम कुछ फैक्ट जानते हैं जो कि हमारा विधानसभा से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि हमने, आप और मैंने, हम सब ने मिलकर जो हरियाणा से विधायक हैं वह 90 विधायक चुने जाते हैं। हमने 90 के 90 विधायक बना दिए हैं या बनवा दिए हैं या जितवा दिए हैं। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि यह 90 विधायकों में से कुछ ही विधायक हैं जिनके ऊपर बार बार आप टीवी के अंदर खबरें भी देखोगे, या यूट्यूब पर या फिर फेसबुक या जो सोशल साइट्स हैं या फिर अखबार में कुछ ही ऐसे चेहरे होंगे जिनका बार बार जिक्र किया जाएगा। कुछ ऐसे भी चेहरे होंगे जिनको हम शायद एक दो बार ही पढ़ पाएँ, सुन पाएँ या देख पाएँ, या जिनको ना भी पढ़ देख और सुन पाए। तो ऐसा क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा संविधान है उसमें क्या बोला गया, उसमें कहा गया है कि जितने भी आपके कुल
टोटल आपके विधायक होंगे उनका 15% ही आपका कैबिनेट मंत्रिमंडल में जाएगा। अब साहब यह कैबिनेट मंत्रिमंडल क्या है, ध्यान दीजिएगा। जो भी राज्य के अंदर जो भी बड़े फैसले लिए जाएंगे वह वित्तीय हो सकते हैं, किसी भी या फिर कोई कानून बनाना हो तो इन्हीं मंत्रिमंडल की आपकी क्या होगी, इनकी राय ली जाएगी ज़्यादातर, क्योंकि इनको क्या सौंपे जाते हैं, इनको आपके जितने मंत्रालय हैं वह सौंपे जाते हैं। जितने भी आप हरियाणा के अंदर जितने भी सरकारी आप बड़े बड़े विभाग देखोगे वह इन्हीं 15% मंत्रियों के अंडर आते हैं। बाकी के जो विधायक बन के वह जो बाकी रेस्ट आपके 76 विधायक रह जाते हैं, क्योंकि 14 ही बन पाते हैं, जो आपके बाकी रह जाते हैं वह या तो आपके एमएलए ही रह जाते हैं कि उनको कोई भी विभाग नहीं दिया जाता, या कुछ को राज्य के तौर पर कुछ छोटे मोटे विभाग सौंप दिए जाते हैं। तो इस वजह से जो आपका 15% का मंत्रिमंडल में शामिल होंगे यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह 2003 में 91वें नंबर का संविधान के अंदर संशोधन किया गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया कि आपके राज्य में, हमारे राज्य में अभी जैसे कि 90 विधानसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं, तो इसका 15%। यदि हम इसको काट कर देखते हैं तो आप पाओगे यह 9 पर चला गया और यह 10 पर चला गया है, यह 2 पर चला गया और यह 3 पर चला गया। तो 9 या 27/2, ठीक है। 27/2 जैसे ही हम करते हैं तो आ गया 13.5, ठीक है। तो 13.5 यानी कि 13.5, और 13.5 कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकते, या तो 13 हो सकते हैं या फिर 14 हो सकते हैं। तो इसी वजह से हरियाणा के 14 विधायक कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं। क्या अब आप अच्छी तरीके से इस बात को समझ पाए? तो जो हमारा मंत्रिमंडल है उसमें कुल 14 विधायक होंगे, जिसके अंदर आपके इंक्लूडेड कौन है, आपके सीएम भी है। सीएम के अलावा 13 विधायक और हैं, क्योंकि सीएम भी एक विधायक ही है ना। चलिए अगला फैक्ट, हरियाणा विधानसभा की प्रथम बैठक आपकी 6 दिसंबर 1966 को हुई थी, लेकिन यह आपकी हरियाणा विधानसभा बनी कब थी, 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। 1 महीना और 5 दिन के बाद आपकी पहली बैठक होती है, ठीक है। पहली बैठक आपकी कब होती है, 1 महीना और 5 दिन के बाद, यानी कि 6 दिसंबर 1966 को, ठीक है साहब। राज्य में पहली बार विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए, आपके मार्च 1967 में हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा 101%। पहली बार देखिए गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1966 को। पहली बार बैठक कब हुई, 6 दिसंबर 1966 को। और पहली बार चुनाव कब हुए, मार्च 1967 को। तो यह 3 डेट हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से प्रत्येक कैंडिडेट को पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हरियाणा विधानसभा की एक मासिक पत्रिका है जिसका क्या नाम है, सदन संदेश। क्योंकि जो कैबिनेट है वह एक सदन तो है, मतलब जो विधानसभा है वह क्या है, एक सदन है, ठीक है। देखिए एक चीज़ और होती है, एक अनुच्छेद है 168 168, उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है कि भारत में कुछ राज्यों के अंदर विधानमंडल होगा जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है या जिनको ज़्यादा कार्य के लिए उनको उनकी सहायता करते हैं विधानमंडल, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम हमारे राज्यों में क्या है, विधानसभा ही है, ठीक है। तो इसकी तो जो जहाँ पर 2 चीज़ें होंगी, विधानमंडल और विधानसभा, तो वहाँ पर निचला स्तर होगा आपका विधानसभा का और ऊपरी सदर होगा आपका विधानमंडल का। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सेंटर में राज्य सभा क्या है, ऊपर है, और लोकसभा आपकी निचला सदन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने आपको बताया सदन संदेश पत्रिका, और इसी वजह से मैंने आपको सदन को काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है। तो अब तक हमने काफ़ी सारे फैक्ट्स को पढ़ लिया। अब हम जानते हैं विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में कुछ चीज़ें। यहाँ पर एक चीज़ और चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 2003 में आपका जो 91वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, इसके अंदर क्या बोला गया था मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 91, ठीक है। तो 1991 में एक संविधान संशोधन हुआ था 69वें नंबर का, 69वें नंबर का एक संविधान संशोधन हुआ था। उसके अंदर क्या बोला गया था, उसके अंदर यह बोला गया था एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर के बारे में बोला गया था। और उसके अंदर यह डिफाइन किया गया था कि हरियाणा का 57% हिस्सा यानी कि 57% हिस्सा एनसीआर के अंदर आता है। तो यह भी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1991 के अंदर 69 यानी कि 69वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, और यही 1991 से फिर इस प्रकार 91 में आप याद कर लेना।
और एक बात और याद कर लेना अगर हो सके, जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था इसी से रिलेटेड, ठीक है, इसी से रिलेटेड। कैसे 69वां, ठीक है, 69वां के लाइन में कहाँ से स्टार्ट होती है, लाइन 61 से। तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1988 के अंदर। दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पर साफ साफ, 1988 के अंदर 61, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसमें क्या बोला गया था कि जो आपकी लोकसभा और विधानसभा के लिए पहले वोटिंग की उम्र 21 साल होती थी, फिर 21 से आपकी 18 कर दी गई, जिसके ऊपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि आप कमेंट करके बताना, लेकिन मैंने ही बता दिया क्योंकि यहाँ ट्रिक से 3 चीज़ें याद हो गई, ठीक है। तो पहले 21 साल थी वोटिंग के लिए उम्र, अब कितनी है, 18 है। लेकिन यह संविधान संशोधन आपका 1988 में किया गया था। और कौन सा संशोधन था, है 61वां संविधान संशोधन था, ठीक है साहब। तो यह बातें आपको याद हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में। देखिए, वैसे तो हरियाणा विधानसभा के काफ़ी सारे अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन मैंने इसमें आपके 3 से 4-5 अध्यक्ष डाले हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप सब कुछ भूल के चले जाना, लेकिन इनको मत भूलना कभी भी, ठीक है। तो चलिए इनके ऊपर बात करते हैं, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में। सबसे पहले सन्नो देवी के बारे में हम जानते हैं, जो 6 दिसंबर 1966 को पहले जो हमारी बैठक हुई थी, तो वहाँ से आपका क्या हुआ, 7 मार्च 1967 तक यह आपकी हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष रही है, ठीक है। पहली बार जो बैठक कब हुई थी, 6 दिसंबर 1966 को। तो इनको अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था या फिर मान लिया गया था, क्योंकि चुनती तो आम जनता है, लेकिन इन्होंने अब मान लिया था क्योंकि उस टाइम पे चुनाव नहीं हुए थे। मार्च 1967 में चुनाव हुए हैं। तो सन्नो देवी राज्य की पहली विधानसभा की अध्यक्ष हैं। राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष भी यही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला नाम आए या फिर पहली महिला आए, तो दोनों में आपका सन्नो देवी नाम रहेगा। 1 नवंबर 1966 से 6 दिसंबर 1966 तक क्या था ये कि ये हरियाणा विधानसभा की डिप्टी विधानसभा स्पीकर भी रही है, ठीक है, 1966, 6 दिसंबर 1966 तक। और इसके बाद ये क्या हो गई थी, डायरेक्टली आपकी अध्यक्ष बना दी गई थी मार्च 1967 तक। आपका तकरीबन 3 महीने का लगभग टाइम था। इससे पहले कब, 1966 से पहले यह पंजाब की डिप्टी स्पीकर थी, पंजाब विधानसभा की, ठीक है, क्योंकि तब हम पंजाब विधानसभा के साथ ही अटैच था हमारा प्यारा राज्य हरियाणा भी। इनका जन्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1901 में, 1 जून 1901 में मुल्तान में इनका जन्म हुआ था। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सन्नो देवी, जो कि हमारे राज्य की पहली विधानसभा अध्यक्ष थी और पहली विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष भी यही थी। इससे पहले यह जो पंजाब, क्योंकि पंजाब का ही हिस्सा था उस टाइम पे हरियाणा, तो उसमें यह पंजाब विधानसभा, यहाँ पर विधानसभा नोट कर लेना साथ में, पंजाब विधानसभा की क्या थी, यह डिप्टी स्पीकर रह चुकी है। 3 डेट मैंने आपको बताई थी कि 1/11/66 को हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ। इससे पहले हमारी विधानसभा थी, लेकिन हम पंजाब के साथ में अटैच थे। तो प्रॉपर तरीके से राज्य जब राज्य का गठन हुआ, उसी टाइम पर हमारी विधानसभा का गठन हुआ। और 6 दिसंबर को पहली बार बैठक हुई थी और फिर मार्च 1967 में पहली बार चुनाव हुए थे। तो 1966 में 1 नवंबर 1966 से 6 दिसंबर 1966 तक ये डिप्टी अध्यक्ष थी, लेकिन 6 दिसंबर को इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन 1967 में चुनाव होते हैं, ठीक है, और उसमें कौन जीत जाते हैं, आपके राव वीरेंद्र सिंह, आई थिंक उसके ऊपर मैंने लिख भी रखा है, ये रहा दूसरे, ठीक है। तो यह बने हमारे दूसरे अध्यक्ष विधानसभा के 8 मार्च 1967 से 15 मार्च 1967 तक, ठीक है साहब। सबसे कम कार्यकाल भी अब इनका है। तो पहली बात तो यह है कि इनके लिए वोटिंग हुई थी, ठीक है। तो आम जनता तो नहीं कर सकती, शायद मैंने ऊपर आम जनता बोल दिया था पहले, इनके सदस्य ही कर सकते हैं, तो माफ़ कीजिएगा क्योंकि फ्लो में 1-2 बार निकल भी जाता है, तो सदस्य ही करते हैं। तो क्या है कि इनके लिए वोटिंग हुई थी, तो वोटिंग से पहले चुने जाने वाले राव वीरेंद्र सिंह हैं। पहले मेल यानी पहले पुरुष अध्यक्ष भी आपके राव वीरेंद्र सिंह हैं और दूसरे आपके अध्यक्ष भी राव वीरेंद्र सिंह हैं। सबसे कम कार्यकाल लगभग 15 दिन का इनका रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था और यह अपनी पार्टी से चुनाव जीत जाते हैं, फिर यह हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। देखिए, यह दूसरे नंबर के ही अध्यक्ष थे और दूसरे नंबर के ही हरियाणा के अंदर ही है मुख्यमंत्री बनते हैं। यह पहले नंबर के ही ऐसे अध्यक्ष थे जिनके लिए वोटिंग हुई और यह पहले नंबर के मुख्यमंत्री भी ऐसे बने जिसके लिए आम जनता ने वोट किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है इनका भी, ठीक है। सबसे कम इनका कार्यकाल रहा है, इस वजह से भी यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि ऐसे हरियाणा के
पहले मुख्यमंत्री या फिर ऐसे हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पहले हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, तो यह वही रहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों हरमिंदर सिंह चड्ढा या हरमोंदर सिंह चड्ढा। इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा बार रहा है 3 बार। यह 3 बार की डेट्स लिखी हुई हैं, एक बार 1987 से 1991 तक, एक बार 2005 से 2006 तक और एक बार 2009 से 2011 तक। तो 3 बार बने हैं। कार्यकाल की मैंने बात नहीं की कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका है, पूछा गया कि सबसे ज़्यादा बनने वाले अध्यक्ष कौन से हैं, तो वह है हरमिंदर सिंह चड्ढा। तो यह 3 व्यक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति सन्नो देवी, राव वीरेंद्र सिंह और हरमिंदर सिंह चड्ढा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों के साथ राज्य की प्रथम महिला विधायक। ठीक है, यानी कि महिला एमएलए के बारे में बात कर रहा हूँ, वह हो गई आपकी स्नेहलता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कराऊंगा जब हरियाणा के मुख्यमंत्री को पढ़ाऊंगा, क्योंकि हरियाणा का मुख्यमंत्री भी एक एमएलए ही होता है, तो उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। लेकिन चलिए आज भी मैंने आपको बता दिया। और हरियाणा विधानसभा का पहला पुरुष उपाध्यक्ष तो वह थे आपके मुल्तान सिंह। ठीक है, मुल्तान में उनका जन्म हुआ था, तो मुल्तान सिंह ही है ये। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे हमारे बच जाते हैं जस्ट क्वेश्चन के बाद आपकी क्लास हो जाएगी प्यारे दोस्तों कंप्लीट। यदि आपका और कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लिया करो या डायरेक्ट भी आप मैसेजेस भेज सकते हो। ठीक है, तो मैंने अब तक आपको जो जो करवाया एक बार फटाफट उसका रिवीजन करवा देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन रहेंगे और फिर आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हरियाणा विधानसभा या फिर विधानसभा होती क्या है। ठीक है, तो इसमें हमने दोनों प्रकार से डेफिनेशन, एक तो जो दी हुई है और एक हमने लोकल लैंग्वेज में दोनों प्रकार से समझा था कि विधानसभा होती क्या है। तो ठीक है, तो विधानसभा क्या है, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है आपकी एक विधायी निकाय है, जहां पर जनता के द्वारा यानी आप और मेरे द्वारा जो चुनकर प्रत्यक्ष विधि द्वारा यानी कि हमने उनके लिए वोटिंग की है, जो प्रतिनिधि यानी कि विधायक राज्यों के लिए कानून बनाते हैं, वित्तीय मामलों पर या अन्य मामलों पर सरकार के लिए सरकार को जो कार्य है उनकी जांच के लिए भी इकट्ठा होते हैं और उन पर कोई कानून बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, अब हमने बात किया था कि जो विधानसभा है उसमें विधानसभा का संविधान के अंदर कहाँ पर जिक्र है, तो 170 जो अनुच्छेद है 170 इसमें बोला गया है कि विधानसभा के बारे में कि राज्यों की ज़रूरत के हिसाब से विधानसभा होगी। 168 में अनुच्छेद 168 में क्या बोला गया है, जो आपका क्या है, जो आपका विधानमंडल होगा ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन अनुच्छेद 173 में आपकी योग्यताएं वगैरह सब बताई गई हैं, जो कि आपकी क्या है, जो सदस्यों की योग्यताएं हैं। सदस्यों की योग्यताएं क्या है एक बार मैं फिर बता देता हूं कि आपका एक तो जो भी आपका विधायक होगा या जो भी आपका कैंडिडेट होगा 25 साल से यदि उसकी उम्र कम है तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वह उसका नामांकन दर्ज नहीं कर पाएगा। पहली शर्त तो यही है। दूसरा, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा, कि जैसे आप हरियाणा से चुनाव लड़ रहे हो तो आपका हरियाणा में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आपका नामांकन यानी कि आपका वोट आप डालने योग्य यदि योग्यता रखते हैं तो आप यह रिक्वायरमेंट भी आप फुलफ़िल करते हैं। इसके बाद आपके ऊपर कोई भी आपके ऊपर केस वगैरह ना हो। यदि आपको सज़ा भी हुई है तो आपको मैक्सिमम 2 साल तक की छूट है। इसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशन, चाहे आप अनपढ़ हैं या फिर आपने मास्टर डिग्री या LLB आपने जो भी कर रखा है आप एलिजिबल हैं। हाँ, इसके अंदर अभी तक कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं दी गई है। तो यह मुख्य बातें हैं जो कि आपकी अनुच्छेद 173 में बताई गई हैं, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था, तो सबसे पहले हमने यह प्यारी सी तस्वीर देखी थी। यह तैयार किसने किया था, फ्रांस के एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे ले कार्बुजियर। इन्होंने इसको तैयार करने के कार्य किया था। और इसके अंदर अभी हमारी कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं। इसमें मैक्सिमम 90 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। ठीक है, अभी इसके सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। चंडीगढ़ में यह हमारी कॉम्प्लेक्स है या जो यह बिल्डिंग है हमारी। ठीक है, और हाँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसके चुनाव किसके द्वारा करवाए जाते हैं, किसके राज्य में विधानसभा के चुनाव, तो यह आपके भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका गठन कब हुआ था या विधानसभा हरियाणा विधानसभा का, तो 1966 में। 3 डेट हैं, दोबारा से फिर बता देता हूँ। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, 12वें महीने में 6/12/1966 को, यानी 6 दिसंबर 1966 को पहली बार बैठक हुई थी विधानसभा के लिए। और इसमें उसका अध्यक्ष चुन लिया गया था, किसको, सन्नो देवी को। और फिर मार्च
मार्च 1967 में, यानी कि 3 महीने के बाद लगभग पहली बार चुनाव हुए और अध्यक्ष को चुना गया। वो थे आपके राव वीरेंद्र सिंह, जिसके ऊपर हमने काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस किया, और यह वह तस्वीर थी जो हमारे विधानसभा के अंदर से हम देखते हैं। फिर हमने सीटों के बारे में डिस्कस किया था कि अभी हाल फिलहाल 90 सीटें हैं, स्टार्टिंग में 54 सीटें थी, लेकिन जनरल कैटेगरी की 44 सीटें थी। ठीक है, तो इसमें से आपकी 10 आरक्षित थी, 54 में से 10। फिर अगले ही साल 81 हो गई, आरक्षित आपकी 15 हो गई, और 1977 में आपकी 90 सीटें हो गई थी, जबकि आपकी 17 आरक्षित सीटें थी। और हमने डिस्कस किया था कि यह जो 90 सीटें हैं 1977 में, यह 1977 से आज तक लगभग 48 साल हो चुके हैं, सेम की सेम इतनी ही है। तो हमने यह भी डिस्कस किया था कि 1971 के आधार पर ही सभी राज्यों के विधानसभा की सीटें फिक्स हैं, उतनी की उतनी, और आपकी लोकसभा की सीट भी उतनी की उतनी फिक्स है। फिर हमने डिस्कस किया था कि वर्तमान में जो 90 सीटें हैं उसमें से 17 आरक्षित सीटें हैं, 73 आपकी सामान्य श्रेणी के लिए, सामान्य वर्ग के लिए है। फिर हमने डिस्कस किया था कि आरक्षित सीटें कौन सी हैं और सामान्य सीटें कौन सी हैं, इसके ऊपर हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। देखिए, सामान्य सीट में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह है जिसको किसी भी प्रकार का आरक्षण प्राप्त है, वह भी यहाँ से नामांकन दर्ज कर सकता है। लेकिन जो आरक्षित सीटें हैं वहाँ पर एससी समुदाय के, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड व्यक्ति ही यहाँ पर नामांकन दर्ज कर सकता है और चुनाव लड़ सकता है। लेकिन सामान्य श्रेणी की जो सीटें हैं उस पर कोई भी व्यक्ति अपना नामांकन दर्ज करके चुनाव लड़ सकता है। फिर हमने बात की थी कि जो 17 सीटें हैं वह 17 जिलों में हैं, तो 5 जिले, क्योंकि अभी 22 जिले हैं, तो 5 जिले ऐसे बच जाते हैं जिसके अंदर एक भी विधानसभा की सीट नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि एक तो जनसंख्या में सबसे छोटा जिला वह पंचकुला हो गया, एरिया में सबसे छोटा जिला वह फरीदाबाद हो गया, जो एक जिला सबसे बाद में बना हुआ है चरखी दादरी हो गया, और 2 ऐसे जिले एम स्क्वेयर, मेवात और महेंद्रगढ़, तो 2 जिले ऐसे। ठीक है, तो कुल मिलाकर 5 जिले हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने कुरुक्षेत्र और आपका झज्जर, इनके भी ऊपर हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। कुरुक्षेत्र और झज्जर के ऊपर भी हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। हमने क्या डिस्कस किया था, हमने प्यारे दोस्तों डिस्कस किया था कि कुरुक्षेत्र एकमात्र हरियाणा के अंदर ऐसा जिला है जिसके नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, और झज्जर एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम पर विधानसभा की आरक्षित सीट है। ठीक है, इसको हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको 1 बाय 1 बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया था कि जो 17 आरक्षित सीटें हैं वह कौन कौन सी हैं, यानी कि किस जिले में कौन सी आरक्षित सीट। ठीक है, हमने इसको अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताया था कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी सीट रहेगी आपकी बादशाहपुर, क्योंकि किसी जो जनसंख्या है तो उसी को लीडर करता है बादशाह। ठीक है, तो बादशाहपुर जो कि आपके गुरुग्राम में है, जनसंख्या जो सबसे छोटी है वह रहेगी आपकी नारनौल। फिर मैंने आपको एरिया में बताया था कि जिस प्रकार से एरिया यानी कि क्षेत्र में राजस्थान बड़ा है तो उसी तरफ मिलेगी हमारी लोहारू, और यही है आपकी एरिया में सबसे बड़ी। एरिया में सबसे छोटा है हमारा फरीदाबाद, तो उसी के अंदर है बल्लभगढ़ जो कि आपकी सबसे छोटी है। उत्तरी सीट सबसे हमारी कालका रहेगी जो कि आपके पंचकुला जिले के अंदर है, और आपके नूह के अंदर है फिरोजपुर झिरका जो कि आपकी हरियाणा की दक्षिणी सीट रहेगी। विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीट हिसार में है 7 क्यों है, किस वजह से हैं, इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। सबसे कम सीटें हैं आपकी पंचकुला और चरखी दादरी के अंदर। ठीक है, पंचकुला और चरखी दादरी के अंदर दोनों में एक बात और ध्यान रखिएगा कि इनमें एक भी आरक्षित सीट नहीं है। ठीक है, फिर जो हमारे संविधान से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको हमने देखा था। फॉर एग्जाम्पल कि 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसमें बोला गया था कि आपके राज्य के अंदर जितने भी विधायक बन सकते हैं उसका 15% क्या होगा, आपका मंत्रिमंडल में जाएगा। ठीक है, तो 91 में, और इसी 91 से हमने उठाया था 1991 में एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा, 69वां, और इसमें क्या बोला गया था, एनसीआर में हरियाणा का 57% हिस्सा होगा, हमारे 14 जिले उसमें आएंगे, यह बोला गया था। और इसी 69 से हमने रिलेट किया था कि 69 जो 60 से 70 की सीरीज है उसमें सबसे लास्ट है, और 61 सबसे पहला नंबर है। तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1988 में। इसमें क्या बोला गया था कि वोट डालने की उम्र 21 साल से 18 साल कर दी गई है। ठीक है, तो हमने इसको भी ट्रिक के माध्यम से देखा था। तो हरियाणा की यह 3 की 3 डेट 6 दिसंबर को, मार्च 1967 को, यह 3 की 3 डेट आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। हरियाणा विधानसभा के द्वारा हर महीने एक पत्रिका निकाली जाती है जो वह है आपकी सदन पत्रिका, सदन संदेश पत्रिका। ठीक है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। फिर हमने जो विधानसभा के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 अध्यक्ष रहे हैं उनके ऊपर हमने डिस्कस किया था कि पहली सन्नो देवी रही थी, दूसरा राव वीरेंद्र सिंह, और एक थे आपके हरमिंदर सिंह चड्ढा। यह 3 बार बने थे, और राव वीरेंद्र सिंह पहले पुरुष थे और दूसरे अध्यक्ष थे, और यह ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो कि आपके
अध्यक्ष भी रहे और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, 1967 में ही यह हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए थे। और आई थिंक 1968 के आसपास हरियाणा के अंदर तीसरे मुख्यमंत्री आ गए थे, चौधरी बंसीलाल। ठीक है, वह इसको काफ़ी अच्छे तरीके से कराऊंगा प्यारे दोस्तों। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का पूरा चैप्टर होगा काफ़ी अच्छे तरीके से मैं करवाने का कार्य करूंगा। हाँ, इनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जून 1901 को काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। सन्नो देवी को भी आप अच्छे तरीके से याद रखने का कार्य कीजिएगा। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ फाइनली जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं। 10 से 12 क्वेश्चन मैंने पुट किए हैं। देखिए, गठन के समय विधानसभा की सीटें कितनी थी? हरियाणा विधानसभा के मैं बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि 1966 में कितनी 54 सीटें थी। इसमें से 10 थी हमारी आरक्षित और 44 थी हमारी सामान्य श्रेणी की। तो कुल मिलाकर 54 सीटें थी कब? गठन के समय, यानी कि 1966 के समय। हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो आज कितनी है? 17। ठीक है, यह 17 कब की गई? 1977 में जब गठन हुआ तो उस टाइम पे कितनी थी? 10। और अगले ही साल यानी कि 1967 में 15 कर दी गई थी और 77 में आपकी 17 कर दी गई थी। तो 3 डेटा है जिसको आप अच्छे तरीके से याद रखने का कार्य करेंगे। इसके बाद राज्य की प्रथम महिला विधायक कौन थी? प्रथम महिला विधायक स्नेहलता। यह क्वेश्चन यह रहा। ठीक है, प्रथम महिला विधायक आपकी स्नेहलता थी। इसके बाद हम चलते हैं कि हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय आपका प्यारे दोस्तों चंडीगढ़ में रहेगा। ठीक है, चंडीगढ़ सेक्टर 1 में रहेगा। और क्या है आपका? ली कार्बुजियर, जो कि फ्रांसीसी एक वास्तुकार थे, उन्होंने ही इसका डिज़ाइन तैयार किया है। और इसके अंदर अभी 90 सीटों की कैपेसिटी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, राज्य की प्रथम महिला, ये हमने देख लिया। विधानसभा का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 170 में होता है और विधानमंडल का 168 में होता है। और 173 में विधायक के लिए जो काफ़ी योग्यताएं हैं उनको बताए गए हैं। ठीक है, विधानसभा की 90 सीटें कब कर दी गई? 1977 में विधानसभा की 90 सीटें कर दी गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1977 की कर दी गई थी। इसके बाद किस जिले के नाम पर ही विधानसभा की आरक्षित सीटें हैं? एक झज्जर एक ऐसा जिला है प्यारे दोस्तों जिसके नाम पर आरक्षित सीटें हैं, आरक्षित सीट है। बाकी जो जिले हैं उनके नाम पर आरक्षित सीट नहीं है, यह बात ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप यहाँ पर गलती भी करके आओगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जनसंख्या के आधार पर हरियाणा की विधानसभा की सबसे बड़ी सीट, देखिए जनसंख्या की हमने देखा था कि जनसंख्या को कौन लीड करता है? बादशाह। तो बादशाह से बादशाहपुर, और वह कहाँ पर? आपके गुरुग्राम में। हरियाणा के कितने विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? प्यारे दोस्तों 14 मंत्रिमंडल आपके शामिल हो सकते हैं। 14 नहीं मिले तो आपको 15% मिलेगा। और यह कानून कब बना था? आपका 2003 में बना था। और इसके लिए संविधान के अंदर 91वां नंबर का संविधान संशोधन किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा आज का फाइनली लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे आपकी सन्नो देवी। यदि पूछ ले हरियाणा के प्रथम पुरुष आपके अध्यक्ष कौन थे, तब आपका राइट आंसर क्या रहेगा? आपका राव वीरेंद्र सिंह। यदि पूछ ले महिला तो आपकी सन्नो देवी। यदि पूछ ले कि बार बार बनने वाले या 3 बार बनने वाले या अधिक बार, सबसे अधिक बार बनने वाले, तो वह थे आपके हरमिंदर सिंह चड्ढा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर अब तक रोकता हूँ। और लगभग 1 घंटे का हमने टाइम लिया है, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से आपके साथ मैंने सभी बातें डिस्कस की है। चलिए मैं अब आपका 2 मिनट का टाइम और लूँगा, तो उसके अंदर मैंने आपको काफ़ी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। द टीचर्स हरियाणा पर आप यह वीडियो देख रहे हो प्यारे दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर इसकी PDF वगैरह हमें कहाँ से मिलेगी? तो मैं बता दूँ, द टीचर्स करके एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपके लिए हर एक दिन सुबह और शाम आपको क्विज आपके लिए डाली जाती है। तो आप क्विज में पार्टिसिपेशन आपका कर सकते हैं। दूसरा कि जितनी भी आपकी PDF है आपको वहीं पर मिलेंगी। ठीक है, PDF आपको वहीं पर मिलेंगी। तीसरी बात कि इसको ज्वाइन कहाँ से करें? प्यारे दोस्तों या तो आप सर्च कर लें टेलीग्राम पर जाकर, अगर आपको वहाँ से नहीं मिल रहा तब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल आपको कोई वीडियो चाहिए या फिर आपको कोई PDF चाहिए, किसी वीडियो का लिंक चाहिए, या फिर आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर हमारे कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्ट हमें मैसेजेस के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितना फास्ट हो सकेगा हम आपका रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ही हमारे लिए सब कुछ हो और यही हमारा काम है। ठीक है, हाँ देखिए, मैं आपको कभी भी वीडियो के बीच में पहले आपको डिस्टर्ब नहीं करता कि वीडियो को लाइक कर दीजिए या
कोई बच्चा इस प्रकार का कमेंट कर रहा है, नो नेवर, क्योंकि मुझे पता होता है कि आपका टाइम बहुत कीमती है और मेरा भी टाइम बहुत कीमती है, क्योंकि मुझे भी आपके लिए लेक्चर्स लगातार प्रिपरेशन करनी होती है और लेक्चर प्रिपेयर करने होते हैं, आपको भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। सो मैं अब आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको वीडियो का कंटेंट, PDF, टीचिंग स्टाइल सब कुछ अच्छा लगा है, सो आप एक लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने लाइक आते हैं वीडियो पे उसके हिसाब से कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल से जुड़ गए हैं और काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स भी करते हैं, तो उनके लिए मुझे एक अच्छा लेक्चर प्रिपेयर करना है। तो आप लाइक करके एक बार मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। सेकंड क्या है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगा है तो, क्योंकि मैं लगातार बार बार वीडियो नहीं डालता, मैं डालता हूँ एक दिन में 1 या 2 वीडियो, 40-50 वीडियो यहाँ से नहीं आते कि आप बोर हो जाओ। तो इस वजह से आप 1 घंटी है उसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक दिन सही टाइम पर लेक्चर मिल सके। आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ, यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओ, व्हाट्सएप पर भी हमारा द टीचर्स के नाम से है, तो आप व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप वहां से भी सर्च कर सकते हैं। सो गाइज, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। देखिए, जब भी हम मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, वह एक दिन में नहीं बनता। स्टार्टिंग में उसकी खुदाई भी होती है, फिर 1 ईंट से ही उसकी स्टार्टिंग होती है, फिर 2 ईंट लगती हैं, फिर 10 ईंट लगती हैं, ऐसे कर कर हमारा महीना साल निकलते ज़रूर हैं, लेकिन एक बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर बन जाती है। और आपने देखा होगा कि जो खुदाई होती है स्टार्टिंग में, उसको हम नींव बोलते हैं, उसकी नींव मजबूत की जाती है। तो वही आपको करना है कि आप कहीं से भी पढ़ें, किसी भी टीचर से पढ़ें, कभी भी आप पढ़ें, दिन में, रात में, कहीं पर भी आप, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने आपकी कोर, जितने आपकी नींव मजबूत होगी, उतना ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा और उतने ही आप अच्छे तरीके से किसी भी स्टूडेंट को समझा पाएंगे, आप आपके पेपर्स क्रैक कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी नोट से, PDF से, यूट्यूब से, चैनल से, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। जैसे कि आज आपने यह वीडियो देख ली, तो इसमें से जस्ट आपको 40% ही याद रहेगा भाई, जो 60% है वह तो आपको याद हुआ ही नहीं, और जो 40 है यह भी आपका गायब हो जाएगा यदि आप रिवीजन नहीं करोगे। तो मेथड क्या कहता है, जैसे आपने आज इस वीडियो को देखा, तो 3 से 4 दिन के बाद आप 2x पर पेज इस वीडियो को सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप पढ़ोगे तो यकीन करना बहुत कम टाइम में आपके पास एक ऑथेंटिक नॉलेज भी होगी, ऑथेंटिक डेटा होगा, और आप बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक कर पाओगे। तो आज आपको इस वीडियो में से मुझे यह बताना है, एक क्वेश्चन मैं आपको देकर जा रहा हूँ कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा की सीट कौन सी है। कॉमेंट करके बता दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।